हेलो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको कैसे संतुलित करना है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, रासायनिक समीकरण। सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों का इस प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। यानी जब हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो उसमें हम तत्वों को उनके प्रतीक के साथ लिखेंगे। अब इसमें आपको एलिमेंट्स यानी तत्व याद करने पड़ेंगे कि किस एलिमेंट्स का कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा प्रतीक होता है ना। ये चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो वो आप पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब जैसे हम कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें ताप की आवश्यकता है तो हम उसको ताप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, दाब है तो दाब लिखेंगे, और उत्प्रेरक आदि को हम क्या, और उसमें हम तीर के निशान के द्वारा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अभिकारक क्या है और उत्पाद हमारा क्या बन रहा है, तो उनके बीच हम क्या करेंगे, तीर के निशान को लगा देंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि Mg मैग्नीशियम है, इसका रिबन लेकर जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, इसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक नजर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रगड़ा क्यों जाता है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO की एक लेयर बना लेता है ना। तो लेयर के कारण जो होती है वो रिबन जलाने पर नहीं जलती है, इसलिए अगर उसको श्लेष पत्ता या स्टैंड पेपर से साफ कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा मैग्नीशियम का रिबन जो होता है वो जलने लगता है ना। ठीक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम इसके किसको, जो अभिक्रिया होगी हम उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो मैग्नीशियम है इसका रिबन लेकर जलाने पर हमें MgO प्राप्त होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मान लीजिए Mg का रिबन है और उसे जलाएंगे तो हमें MgO प्राप्त होता है, तो इसको आप रिएक्शन के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर तो हम दिखा रहे हैं कि Mg और इसको गर्म करने पर हमें MgO प्राप्त होता है ना। अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर तो आपने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से मैग्नीशियम का रिबन जलाते हैं तो हमें MgO प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसे हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द में हो जाएगा। तो जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें शब्दों में नहीं लिखते, क्योंकि शब्दों में लिखने में टाइम भी लगता है और हम इसे इसके सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इसके शब्दों में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ये चीजें सही नहीं है हमारे साइंस की दृष्टि से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको इसके सूत्र, रासायनिक सूत्रों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार, जो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें कि रासायनिक समीकरण को संतुलन किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर एक नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही उसका विनाश होगा। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो समान होगी। इसमें कहा गया है कि जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो जितना हमारा अभिकारक है या क्रियाकारक है, अभिकारक को ही हम क्रियाकारक के नाम से जानते हैं, तो जितना हमारा अभिकारक होगा, तो जितना अभिकारक होगा उत्पाद हमें उतना ही प्राप्त होगा। अगर हमने 5 किलो अभिकारक यूज किया है तो हमें 5 केजी ही प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा। ये नहीं कि हमने 5 केजी क्रियाकारक यूज कर लिया और हमें 10 केजी उत्पाद प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। जितना हम अभिकारक का यूज करेंगे उतना ही हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए एक इक्वेशन दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? अब देखिए यहाँ पर हम कैसे, हमें पता चलेगा कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर दो चीजें कॉमन होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर हम लोग अभिकारक लिखते हैं, यानी हमने क्या क्या यूज किया है, और राइट हैंड साइड हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, कि हमारा जब हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें उससे क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन होगी कि जितना अभिकारक होगा उत्पाद भी हमारा उतना ही होगा। इसी से हम ये गेस करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर हमारा समीकरण संतुलित है तो ही वो राइट माना जाएगा, अन्यथा वो राइट माना नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है H2 + O2 = H2O, है ना। तो अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित है कि नहीं है। अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। और हम जब राइट हैंड साइड आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, और जो ऑक्सीजन है हमारा उधर, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। इधर तो राइट हैंड साइड तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है हमारी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो अब हमें इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखेंगे कि हम इसके नीचे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि हमने मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो 2 है तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया कि चलो भाई समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। हम इस बॉक्स पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हम इसके आगे तो लिख सकते हैं लेकिन इसके पीछे या नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका मन किया तो चलो भाई इक्वेशन हमें बराबर करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा दे, तो ये हो जाएगा H2O2। नहीं, उससे वो हमारा दूसरा चीज प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें इसके रासायनिक सूत्र में अगर ये H2O है यानी जल है तो इसे जल ही रहने देना, इसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसके यानी हम सूत्र में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इसकी संख्या घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके रासायनिक सूत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें अगर ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के लिए हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये तो ऑक्सीजन तो हो जाएगा लेकिन इसका भी इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड आते हैं भाई, इधर हाइड्रोजन की संख्या तो हमारी 4 हो गई और इधर हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 ही थी। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा
2 2 जा 4 यानी 4 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे हमारे, और ऑक्सीजन 2 है ही, और इधर हम देखेंगे तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारा ये इक्वेशन राइट है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कठिनाई हो रही है तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और डाल दूंगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर हम लोग इसके बारे में बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे, एक एक करके मैं डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। तो आप अगर आपको जरूरत हो तो उस पर मुझे आप कमेंट करिए, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 टाइप्स हैं यहाँ पर। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है आपका द्वितीय विस्थापन क्रिया, और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन। ये तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रयोग हो गए, प्रकार हो गए। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इसी तरह की और वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के आगे भी वीडियो बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।